स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अत्रि एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में। तो चलिए मिलकर सीखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक परिचय करते हैं कि ये सब तीनों पदार्थ क्या होते हैं। जितने भी पदार्थ हैं यहाँ जो हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, देखते हैं, उन सभी पदार्थों को पीएच के आधार पर, पीएच यानी सभी पदार्थों को पीएच लिखते समय पी बड़ा रहेगा और एच जो है वो इस तरह से छोटा लिखेंगे। पीएच के मान के आधार पर, पीएच के मान के आधार पर तीन भागों में, तीन वर्गों में बांटा गया है, तीन वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, एक होता है हमारा पीएच स्केल होता है। ठीक है, एक पीएच स्केल होता है, यानी ये एक पैमाना है जिसका मान होता है 0 से 14 तक, 0 से 14 तक। यानी ये मान लीजिए एक पैमाना है, ये पैमाना है। यहां जो अंक है वो 0 है, 1 2 3 4 5 6 और ये आ गया आपका यहाँ पे 7। ठीक है, ये मैं यहाँ इसको थोड़ा स्पेशल डिजाइन देता हूं। ये क्या आएगा 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12 और ये 13 और ये यहाँ पे आ गया हमारा 14। ठीक है, यहाँ और ये यहाँ। ठीक है, ये एक विशेष प्रकार का पैमाना होता है जो बड़ी कक्षा में आप पढ़ पाएंगे। अभी के लिए इतना मान लीजिए कि ये कोई एक, जिस प्रकार से तापमापी होता है तापमान को मापने के लिए, इसी प्रकार से एक स्केल बनाया गया है जो बड़ी कक्षा में आप जान पाएंगे। इसको पीएच स्केल बोलते हैं। इसमें किसी भी पदार्थ के अंदर पीएच का मतलब होता है पोटेंस डिहाइड्रोजन, पोटेंस डिहाइड्रोजन। पोटेंस डिहाइड्रोजन होता है कि वो पदार्थ हाइड्रोजन आयन, कितने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ये मैं आपको अलग बता रहा हूं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। जितना समझ में है उससे ज्यादा प्रयास कीजिए समझने का, धीरे धीरे आदत हो जाएगी, आपको पढ़ने में बड़ी सहूलियत होगी। पीएच का मतलब होता है कैपिटल पी का मतलब हो गया पोटेंस डी और स्मॉल एच का मतलब हाइड्रोजन। यानी किसी पदार्थ को जब हम जल में घोलते हैं ना, तो जल में घोलने के बाद हाइड्रोजन आयन की एक सांद्रता एक बनती है वहां पे, वो कितनी बनेगी ये बड़ी कक्षाओं का विषय है, फिर मैं दोहरा रहा हूं। तो इतना समझ लीजिए कि इसका अर्थ क्या होता है पोटेंस डिहाइड्रोजन। तो वो कितने हाइड्रोजन आयन देगा उसके आधार पर एक पैमाना तैयार किया गया है। इस पैमाने का न्यूनतम जो अंक है वो 0 है और अधिकतम अंक जो है वो है 14। तो जो पदार्थ होते हैं इनके अंदर जिनका मान 0 से 7 के बीच है, 0 से 7 के बीच है, उन पदार्थों को हम अम्ल कहते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? अम्ल। और जिनका 7 है वो छोड़ दीजिए एक बार, और जिनका 7 से ज्यादा यानी 7 से 14 के बीच है, 7 से 14 के बीच यानी 7 के बाद और 14 तक, वो कहते हैं क्षारक। क्षारक जिनको हम सिंपल सा, और जिसका पीएच स्केल के प्रमाण 7 है वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? उदासीन। वो पदार्थ क्या कहते हैं? उदासीन। तो इस प्रकार से जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों को हम इस पीएच स्केल के आधार पर 3 भागों में बांट देते हैं, अम्ल, क्षारक और उदासीन। यदि किसी पदार्थ के जो पीएच का मान जो है वो 7 से कम है तो वह पदार्थ क्या है? अम्ल है। और अगर वो 7 से अधिक है, जैसे 7.1, 7.2 यानी 7 से अधिक हो गया ना, तो वो क्या गया? क्षारक हो गया। और 7 से कम मतलब जैसे 6.9, लेकिन 7 नहीं है, अगर 7 है तो वो क्या है? उदासीन। ठीक है, ये होता है हमारा एक स्केल जिसके आधार पर हम पदार्थों को अम्ल, क्षार और उदासीन में बांटते हैं। ये लवण जो है ये उदासीन का उदाहरण है। क्या इनको लवण बोलते हैं कि परिभाषा भी देंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि परिभाषाओं के बारे में। ये तो था हमारा कि हम इन 3 ही हमने जो लिखे हुए हैं शब्द अम्ल, क्षार और लवण, ये 3 ही क्यों लिखे। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो पीएच है, एक पीएच स्केल बना रखा है, पीएच मीटर होता है, उस पर विभिन्न पदार्थों के माप जो होते हैं, मान जो होते हैं, वो उनके वैल्यू निकाली जाती है और उस वैल्यू के आधार पर हम उनको अलग अलग वर्गों में डाल देते हैं, जो 3 ही वर्ग बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अम्ल के बारे में। अम्ल क्या है?
अमल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हैं, जो स्वाद में खट्टे हैं, स्वाद में खट्टे हैं, छूने पर तीखे हैं या ये चुभते, छूने पर तीखे या चुभते हैं, चुभन करते हैं, चुभते हैं, और नीले लिटमस के घोल को, नीले लिटमस के घोल का रंग या नीले लिटमस पत्थर का रंग बदलकर लाल कर देते हैं, अमल कहलाते हैं, अमल कहलाते हैं। जैसे होता है एसिटिक अमल, दूसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक अमल, और एक मैं साधा ले देता हूँ कॉमन शब्दों में, नींबू का रस। ये नींबू का रस एक साधारण शब्द है, इसका रासायनिक नाम अलग है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं अमल के बारे में। किस पदार्थ को आप अमल कह दोगे? ठीक है, बड़ा साधारण सा प्रयोग है। आप उसको अगर देखते हैं आपको उसका स्वाद कैसा लगा, खट्टा, तो वो पदार्थ क्या है, उसके अमल होने की संभावना है, यानी वो अमल है, उसकी पीएच 7 से कम होगी। दूसरा है वो छूने पर तीखे हैं या फिर वो चुभते हैं, जब हम हाथ लगाएंगे ना इसको जलन करेगा। आपने सुना ना, फिल्मों में देखा हुआ है, कुछ तेजाब बोल देते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एसिड। इंग्लिश में इसको क्या होता है, ACID एसिड, ठीक है ना, इंग्लिश इसको क्या होते हैं, एसिड, ठीक है। और हिंदी में इसको बोलते हैं अमल, या इसको दूसरा नाम देते हैं तेजाब। देखिए आपने, जब तेजाब को डाला जाता है तो तेजाब क्या जला देता है ना, चुभता है, वो काट देता है, तो ये होता है हमारा अमल। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हैं, जो छूने पर चुभन पैदा करते हैं, काटते हैं, जलन पैदा करते हैं, और नीले लिटमस के रंग को, ये नीला लिटमस एक रासायनिक एक पदार्थ है, ठीक है। जब इसको अमल में मिलाया जाता है तो इसका नीला रंग जो है वो बदल जाएगा। एक पदार्थ हमारे पास है किसी बर्तन में, वो अमल है, और जैसे ही हम इसके अंदर नीले लिटमस के घोल को डालेंगे तो इसका रंग बदल के लाल हो जाएगा। तो ये निश्चित है ये कि ये जो पदार्थ है वो है क्या है, अमल है, ठीक है। इसके उदाहरण जितने भी खट्टे फल हैं वो उनके अंदर विद्यमान जो रस है वो सब क्या है, सब अमल है। जैसे नींबू का रस, माल्टा, ठीक है, जो मौसमी है, जो उसके अंदर जो खट्टापन है वो किसकी वजह से है, इस अमल की वजह से। अमल इनके अलग अलग प्रकार के अमल हो सकते हैं, जैसे एसिडिक अमल है, टार्टरिक अमल है, ऑक्जेलिक अमल है, एसिटिक अमल है, हाइड्रोक्लोरिक अमल है, नाइट्रिक अमल है। इसको हम विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आपको परिभाषा समझ में आई होगी कि अमल क्या होते हैं। देखिए, अमल शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? अमल को क्या बोलते हैं? अमल को मैंने बताया ना, इसको इंग्लिश में क्या होते हैं, एसिड, ठीक है, ये क्या होते हैं, एसिड इसकी जो लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है जिसको बोलते हैं एशियल का मतलब क्या होता है, खट्टा, एशियल का मतलब क्या होता है, खट्टा। तो जो ये शब्द है ना एसिड, यानी अमल शब्द की उत्पत्ति एसिड से हुई है, और जो एसिड शब्द है वो हमने लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा में जो एसिड होता है, एसिड को हम खट्टा, जो खट्टे को एसिड बोला जाता है। तो जैसा कि मैंने परिभाषा में बताया कि स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे, तो इसीलिए जिन पदार्थों का स्वाद खट्टा आता है हम उनको एसिड बोल देते हैं। तो इस प्रकार से एसिड शब्द की उत्पत्ति हुई, अमल शब्द की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई, ठीक है। परीक्षा में के बाद पूछा जाता है कि बताइए कि अमल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आप क्या लिखेंगे, अमल शब्द की उत्पत्ति एशियर, लैटिन भाषा के एशियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अब हम बात करते हैं क्षार के बारे में कि क्षार क्या होते हैं। दूसरा हमारा क्षारक, से कहते हैं क्षारक, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं क्षारक को करने से पहले बता देता हूं, अमल की जो पीएच होती है वो मैंने बताया था ना 7 से
कम और 0। देखिए एक बात समझा देता हूं आपको, ये है pH 7, ये है 6 और ये क्या है 5, ये क्या है 4, ये है 3, ये है 2 और ये है 1 और ये है 0। ठीक है, तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली अम्ल कौन सा होगा? ये अम्ल है A, ये B है और ये C, D, E, F, G और H। आपको पता नहीं, ये सारे सारे अम्ल हैं। ठीक है, इनकी pH यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ये pH है। तो एक बात तो याद रख लीजिए, जिस भी अम्ल की pH का मान जितना कम होगा वह उतना ही शक्तिशाली अम्ल होगा। यानी अम्लों में अम्ल की pH का मान जितना कम होता है, वह उतना ही शक्तिशाली अम्ल होता है। एवं इसका उल्टा मतलब जितनी अधिक मात्रा होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ हमने अम्ल के रूप में दिया हुआ A, B, C, D, कोई भी अम्ल हो सकते हैं। अभी मैंने नाम लिया किसी भी अम्ल का। ये कहता है कि कौन सा मजबूत है। अगर हम देखें सबसे कमजोर तो कौन सा है? H। सबसे कमजोर अम्ल है ये H, क्योंकि इसका मान 7 से कम, 7 से थोड़ा कम, 7 से थोड़ा कम, 7 नहीं है, 7 पे तो समय सुधार करना चाहूंगा, 7 पे तो उदासीन हो जाता है, 7 से थोड़ा कम है। तो ये जो H है जो 7 से थोड़ा कम है, 7 के नजदीक है, 6.9 मान लीजिए, तो ये क्या है? सबसे कमजोर अम्ल है। ठीक है, और सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन से वाला है? A का मान कितना है? 0। तो जिसका मान 0 वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली। तो ये तुलना करेंगे तो कई बार आपके पेपर में आ जाता है कि एक अम्ल A है, एक अम्ल B है, एक अम्ल C है, A का मान इतना है, pH मान इतना है, B का pH मान इतना है, C का pH मान इतना है, तो बताइए सबसे कमजोर और सबसे शक्तिशाली अम्ल कौन सा है? तो आप इस बात का ध्यान रखिए, जितने ज्यादा अधिक pH का मान होगा वह उतना ही कमजोर अम्ल होगा, और जितना कम pH का मान होगा वह उतना ही अधिक शक्तिशाली अम्ल होगा। इज दिस क्लियर? चलिए फिर हम बात करते हैं दोबारा वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, क्षारक के बारे में। क्षारक क्या होते हैं? क्षारक ये वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे और छूने पर चिकने होते हैं। ये लाल लिटमस के रंग को, लाल लिटमस के घोल के रंग को या लाल लिटमस पत्थर के रंग को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। जैसे आ गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे आ गया मीठा सोडा। मैं इसको साधारण भाषा में लिखता हूं, केमिकल नाम मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। मीठा सोडा, साबुन, ठीक है, डिटर्जेंट जितने भी हैं। आपने देखा साबुन का जो घोल होता है वो कैसा है? चिकना होता है। ठीक है, अगर गलती से आप मुंह पे लगा लेते हो, आपको टेस्ट कैसा पता चलेगा? कड़वा। जो मीठा सोडा है, खाने का जो सोडा है, जो हमारे रसोई घर में भी इस्तेमाल किया जाता है विभिन्न प्रयोग करने के लिए, तो उसको अगर थोड़ा सा अगर आप चखोगे तो वो क्या है? कड़वा है। और वो अगर छुओगे तो उसका अगर जलीय घोल देखो तो कैसा बनेगा? चिकना। अगली बात क्या है? एक तो ये पहला तो स्वाद में कड़वे, छूने पर चिकने, और अगला आता है लाल लिटमस का घोल या लाल लिटमस का पत्थर है। ठीक है, लाल लिटमस घोल और पत्थर कुछ नहीं होता। लाल लिटमस एक रसायन है, वो क्या था मैं अगली बार वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। अब उस घोल में जो अगर किसी कागज को डुबो दिया जाए तो वो घोल उस कागज के अंदर अवशोषित हो जाता है।
अब उस कागज को क्या बोलते हैं, लिटमस पत्र। ठीक है, तो जैसे लाल लिटमस के घोल में अगर किसी कागज को डुबो दिया गया तो वो लाल लिटमस पत्र कहलाएगा। नीले लिटमस के घोल में अगर किसी कागज के टुकड़े को डुबो दिया और कागज के टुकड़े ने उस नीले लिटमस के घोल को अवशोषित कर लिया, सोख लिया, तो वो पत्र क्या कहलाएगा, नीला लिटमस पत्र। तो ये कुछ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, मैं आपको दिखा भी दूंगा ये होते क्या है। ये देखिए, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ना, ये एक तो बोतल में ये लिक्विड है, और जो ये कागज दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे के सारे कागज के हैं, लिटमस पत्र हैं। चलिए अभी बात आगे, तो ये हमारी परिभाषा होती है क्षार के बारे में, जो स्वाद में कड़वे, छूने पर चिकने होते हैं। लाल लिटमस के घोल को या लाल लिटमस पत्र के रंग को ये बदल कर नीला कर देते हैं, उन्हें हम क्षारक कहते हैं। अगला हमारा आता है सूचक। लवण के बारे में बात करेंगे। लवण क्या होता है? जब मैं अभी लवण के बारे में विस्तार से बात नहीं करूंगा, थोड़ा सा परिचय दे देता हूं। जब अम्ल और क्षार दोनों मिल जाते हैं तो जिस पदार्थ का निर्माण होता हुआ है क्या कहलाता है, लवण। एक बार परिचय में रख लीजिए, विस्तार से अगले वीडियो के पार्ट में स्टडी करेंगे। हमने इन दो की परिभाषा कर ली है, अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होते हैं। अब होता है अम्ल। जब किसी भी अम्ल को क्षार के साथ मिलाया जाता है तो एक उदासीन पदार्थ प्राप्त होता है। हमने अभी बताया ना पीएच के मान के आधार पर 3 प्रकार के पदार्थ हो गए, अम्ल, क्षार और उदासीन। ठीक है, तो लवण और अम्ल और क्षार को जब मिलाया जाता है तो जो उदासीन पदार्थ बनता है उस उदासीन पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, लवण। फिर आगे वीडियो को बढ़ाने से पहले मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं, जिस प्रकार मैंने अम्ल के बारे में बात कराई थी, यहां हम बात करते हैं पीएच के मान की, पीएच के मान की। अगर कोई एसिड है, देखिए ये कोई भी क्षार है, उसका मान है 7 से ज्यादा, यानी 7.1 या 2 कुछ भी हो सकता है, 7+, और दूसरा है 8, ये आ गया, ये 9, और ये आ गया 10, और ये क्या आ गया 11, ये क्या आ गया आपका 12, ये आ गया 13, और ये आ गया आपका 14। ये इसको बोलेंगे A, B, C, D, E, F, G और H। ये अलग अलग अम्ल क्षार हैं। ठीक है, तो यहां क्या होता है, जब यदि किसी क्षार का पीएच मान अधिक होता है तो वह शक्तिशाली क्षारक होता है, शक्तिशाली क्षारक होता है। और इसका उल्टा मतलब अगर पीएच का मान कम है 7 से 14 के बीच में तो वो कम शक्तिशाली यानी क्षीण, अर्थात मतलब यदि पीएच का मान कम है तो वह दुर्बल क्षार कहलाएगा, दुर्बल क्षार। इसी तरह से दुर्बल अम्ल और शक्तिशाली अम्ल होते हैं ना, वैसे ही देखिए शक्तिशाली क्षार, यहां अगर हम बात करते हैं ए का मान कितना है, 7 से थोड़ा सा ज्यादा, 7.1, 7.2। आगे टॉपिक में पता चलेगा। कोई भी क्षार हमने लिया उदाहरण के तौर पे और पीएच पे हमने माप के देखा, उसका मान है 7.1, और एक को हमने देखा जो ये H है यहाँ पे, ठीक है, मैं संकेतों से दर्शा रहा हूं, उसका कोई नाम नहीं ले रहा, उसका पीएच पे मान है 14। तो इनमें जो यहाँ सामने दिए हुए उदाहरण है, सबसे कम शक्तिशाली यानी सबसे दुर्बल क्षार कौन सा है, ए, क्योंकि पीएच का मान क्या कम। या अब अम्ल से उल्टा होता है, अम्ल में तो जितना मान कम होगा अम्ल उतना ही शक्तिशाली होगा, और पीएच का मान 0 से 7 तक जितना अधिक होगा वो उतना ही दुर्बल होगा। लेकिन क्षार में उल्टा हो जाता है, क्षार में पीएच का मान जैसे जैसे बढ़ता है जो क्षारक होता है उसकी शक्ति बढ़ जाती है, और पीएच का मान जैसे घटता है वो क्षारक दुर्बल होता चला जाता है। तो अगर हम इसमें तुलना करें तो ए सबसे दुर्बल है और H सबसे अधिक शक्तिशाली क्षारक है। अगर आपसे इस तरह से पूछा जाए कि दिए हुए डाटा में जो दी हुई जानकारी है उसमें C और E में से कौन सा शक्तिशाली है, तो C का मान कितना है 9 और E का मान कितना है 11। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, E जो क्षारक है वह C की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। अगर प्रश्न क्या देता है कि दिए हुए जानकारी के आधार पर बताइए
कि जो क्षारक B है और G है, इनमें से कौन सा दुर्बल क्षारक है। तो क्या है कि B का pH मान कितना है 8 और G का pH मान कितना है 13। तो इस आधार पे कि किसी क्षारक का pH का मान अधिक हो तो वह शक्तिशाली होगा और उसका उल्टा, यानी pH का मान कम है तो वह दुर्बल होगा। तो G का मान 13 है और B का मान कितना है 8, तो यहाँ पे क्या हुआ, B जो है वो दुर्बल क्षारक हुआ। तो इस प्रकार से जो अम्ल और क्षार जो होते हैं उनकी शक्ति क्या आती है, वो दुर्बल है या शक्तिशाली है। इस प्रकार pH के मान से इसको हम ज्ञात करते हैं। अभी हमने लवण की भी बात कर ली है, अब हम बात करते हैं कि पता कैसे चलता है। आपको ये बताया गया कि जो पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है ना, जो स्वाद में कड़वे होते हैं वो तो हो गए क्षारक, जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो क्या गए अम्ल, ठीक है। तो ये हर चीज ऐसे तो नहीं होती कि हम उसको चख के देख लें, हो सकता है वो इतना घातक हो, वो विषाक्त हो, जहरीला हो, जिसको चखने से वो क्या हमारे प्राण निकल जाए, ठीक है, प्राणों की हानि हो जाए या स्वास्थ्य बिगड़ जाए। तो इसीलिए हमें आवश्यकता पड़ी कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों की जो ये बताते हैं कि यह पदार्थ क्या है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसी के बारे में कि वह पदार्थ क्या होते हैं। तब तक बने रहिए YouTube चैनल पर। और आप सभी से मेरा निवेदन है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और किसी प्रकार के सुझाव अगर आप हमें देना चाहते हैं, आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके बताए हुए सुझावों को अपनाकर अपने शिक्षण को अधिक बेहतर बनाने के लिए, अपने विद्यार्थियों को अच्छी अध्ययन सामग्री देने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। और इसी कामना के साथ कि आपको हर जो मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ विषय है, अत्रि एकेडमी पर मिलने वाला हर वीडियो आपके विषय को अच्छे से आपको समझ आने में सार्थक हो।